अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होंडा प्राइडर ज़्यादा जल्दी ख़राब क्यों होता है। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि उनके होंडा प्राइडर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ऐसे टिप एंड ट्रिक्स बताने लगा हूँ जो 90% लोगों को पता नहीं है और वो नहीं जानते, इसकी वजह से उनके होंडा प्राइडर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आप वीडियो आखिर तक देख लें। मैं इंशाल्लाह भरोसा दिलाता हूँ आपको कि आपके होंडा प्राइडर में इंशाल्लाह कोई भी मसले मसाइल नहीं आने वाले। अगर आपके होंडा प्राइडर में कोई मसला आया भी है, इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो मसला काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, बल्कि पूरी पूरी क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम है मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। Welcome to Munir Mindset YouTube channel. For more, please subscribe. सबसे पहली जो चीज़ होती है किसी भी बाइक में, हमेशा से मैं कहता रहता हूँ, वो है इंजन ऑयल। जब अक्सर लोग अपने होंडा प्राइडर में इंजन ऑयल को 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर खींचते हैं, तो ये उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी करते हैं। इंजन ऑयल को ज़्यादा खींचने की वजह से आपकी बाइक में फ्रिक्शन पैदा होता है, रगड़ पैदा होता है, स्क्रैचेस पैदा होते हैं और इसकी वजह से बाइक आपका हीट करता है उसका इंजन। जब आपके बाइक के इंजन में हीट पैदा होते हैं तो फिर वहाँ से आपके मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपकी बाइक जल्दी ख़राब हो जाती है और आप समझते हैं कि होंडा प्राइडर मुझसे जल्दी ख़राब हो गया या होंडा प्राइडर में ये नुक्स है। 1000 मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि 1000 किलोमीटर से कभी भी ऊपर नहीं जाना। कभी 800 से ज़्यादा किलोमीटर्स रिकमेंड नहीं करता। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वाली हमारी जो अपकमिंग वीडियो है वो भी मिलें, ताकि आपके प्राइडर में कोई इशू ना हो और आप इस मुतालिक अपडेट रहें। तो दोस्तों, जो मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है वो आप 1 लीटर इंजन ऑयल यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ आप 20W40 या 20W50 कोई भी ओरिजिनल इंजन ऑयल यूज़ करेंगे। इससे आपके बाइक में इंशाल्लाह मेन चीज़ है, आपके बाइक का वो मसला हल हो जाएगा। अगली जो चीज़ है, लोग उसका ख्याल नहीं करते, वो है इंजन को ज़्यादा गर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर अपने बाइक को मुसलसल एक रूट पे ले जा रहे होते हैं, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, और बीच में वो स्टे नहीं करते। अब बाइक की एक कैपेसिटी होती है, किसी भी बाइक की कैपेसिटी होती है, ख़ास तौर पे ये 100 सीसी बाइक है या 70 टाइप की कोई बाइक है, तो आप उसको मुसलसल कोई 100 किलोमीटर के बाद आप इसको थोड़ा-सा रेस्ट देंगे। आप मुसलसल इसको खींचते रहेंगे, जो इंजन में इसके पुर्ज़े जाते हैं, उनको जब आप वक़फ़ा नहीं देंगे, तो आपके बाइक में डेफिनेटली मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। वो जो पार्ट्स है, इंजन ऑयल उतना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता, उसको थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसको ठंडा होने की ज़रूरत होती है, इंजन के पार्ट्स को ठंडा होने की ज़रूरत होती है। ओवरऑल आपके पूरे बाइक को, उसके पूरे टायर्स को ठंडा होने की ज़रूरत होती है। इवन कि आपके जो चैन स्प्रॉकेट है, इसके पूरे के पूरे को एक रेस्ट की ज़रूरत ज़रूर होती है, जिसकी वजह से अगर आप रेस्ट नहीं करते तो आपकी बाइक में इंजन के साथ-साथ पूरी बॉडी में ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके होंडा प्राइडर में मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जब इंजन ज़्यादा हीट हो जाता है, फिर गाड़ी में नॉकिंग के मसले आ जाते हैं और कंप्रेशन जो पावर जो उसकी बनती है वो कम बनने लगती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी ख़राब हो जाती है। फिर आप समझते हैं कि ये होंडा प्राइडर में एक मसला है। तो इसके लिए आप 100 किलोमीटर तक ज़रूर स्टे करें। 100 किलोमीटर के बाद आप थोड़ा-सा खुद भी रेस्ट करेंगे, अच्छा फ़ील करेंगे और आपकी बाइक में जो मसले मसाइल आने वाले होते हैं ज़्यादा हीट की वजह से, वो आप उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है, बहुत से लोग इस पे ध्यान नहीं कर पाते और बहुत से लोगों की कुछ मजबूरी हो जाती है, वो है सही और प्रॉपर पेट्रोल इस्तेमाल न करना। अब कुछ जगहों पे कुछ दोस्तों की मजबूरी हो जाती है, उनको प्रॉपर तरीके के साथ पेट्रोल अच्छा वाला नहीं मिलता, तो उस वजह से वो अपने होंडा प्राइडर में कोई भी पेट्रोल डालते हैं, तो उनकी वजह से आपकी बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है और फिर आप समझने लगते हैं कि यार मेरे बाइक में, होंडा प्राइडर में ही मसला है, या मैं इसे थोड़ा-सा रूट पे ले जा रहा हूँ, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार आ रही है, ये होंडा प्राइडर का ही मसला होगा। लेकिन असल में अगर आप हक़ाइक़ देखेंगे तो पाकिस्तान भर में मैं नहीं समझता कि जो पेट्रोल हमें रिकमेंडेड है, वो पेट्रोल हम यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत ही कम होता है, 10% पूरे 100 में से मैं कह सकता हूँ कि हो, लेकिन 90% पेट्रोल हमें वो वाला नहीं मिलता जो हमारे बाइक को रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से बाइक मिसिंग करने लगती है और बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है वो वीक होती है। फिर हम उकताने लगते हैं और बाइक पे हमारे अपने एफर्ट्स लगने लगते हैं, या किसी हम बड़े ट्रैवल पे जा रहे होते हैं तो फिर बाइक हमारी वाइब्रेशन करती है लो परफॉर्मेंस की वजह से, या टॉप स्पीड कम हो जाती है, या जल्दी अपना फ्यूल ख़त्म कर देता है। फिर हम समझते हैं कि हमारे बाइक में शायद ये मसला है, या तो फिर ये होंडा प्राइडर में मसला है। तो इस वजह से एक और ये मसला आपके सामने लाया, इसी वजह से फिर हम शिकायत करने लगते हैं कि हमारा होंडा प्राइडर बेकार बाइक है। अगली चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वो है आपके बाइक में गियर्स का सही इस्तेमाल करना। कौन सी गियर कब लगानी चाहिए, इस मुतालिक मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी गियर कब लगानी चाहिए। अब मैं आपको ओवरऑल यहाँ पे बताता हूँ कि गियर का एक रेशो होता है, टाइम पीरियड होता है, एक लिमिट होता है। अब अगर उस दौरान में अपने गियर को चेंज नहीं करते, आपकी बाइक के ओवरऑल
पूरे इंजन पे एक ज़ोर पड़ने लगता है, आपकी गिराड़ी सेट पे ज़ोर आने लगता है, जिससे आपकी बाइक एक नॉइज़ यानी शोर भी पैदा करना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत से दोस्त स्पीड के चक्कर में ये नॉइज़ इग्नोर कर देते हैं और बाइक को फिर मज़ीद खींचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके बाइक के पार्ट्स भी ख़राब हो जाते हैं और उसके जो गिराड़ी है वो भी जल्दी ख़राब हो जाती है और ओवरऑल आपकी जो बाइक में इश्यूज़ हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं और इससे आपकी बाइक में जो वाइब्रेशन वाले इश्यूज़ हैं ना, वो इसी वजह से ज़्यादातर पैदा होते हैं। आपकी बाइक हमेशा कोई भी अगर राइडर होगा उसको पता होगा कि आपकी बाइक थोड़ा फासला चलने के बाद खुद आपसे गियर मांग रही होती है, उसकी साउंड ही आपको बता रहा होता है कि मुझे नेक्स्ट गियर में शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि गियर को प्रॉपर शिफ्ट नहीं कर पाते, यानी गियर को निकालते भी नहीं है। इस मुतालिक मैं आपको एक डिटेल वीडियो वंस अगेन बनाने लगा हूँ, इंशाल्लाह अनकरीब वो मैं अपलोड करूँगा। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप ये भी बेनिफिट्स बताऊँगा उस वीडियो में, और दूसरा ये भी बताऊँगा कि आपको ओवरऑल अपने गियर्स को किस तरह शिफ्ट करना चाहिए और किस तरह आप अपने गियर्स को वापस करना चाहिए आपको। और कहाँ पे आपको कौन से गियर में किस जगह पे चलना चाहिए, इसके लिए मैं मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक्स यूज़ करूँगा, मुख्तलिफ किस्म की सड़कें यूज़ करूँगा। इंशाल्लाह वो वीडियो भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी और वो बहुत पसंद आएगी। लेकिन इस वीडियो में हम ओवरऑल बात करके बता रहा हूँ मैं आपको कि आपकी बाइक में जो नुक्स पैदा होते हैं होंडा प्राइडर में, उनमें एक नुक्स ये भी है कि आप गियर्स को प्रॉपर तरीके के साथ शिफ्ट नहीं कर पाते और गियर्स को प्रॉपर तरीके पे लगाते नहीं है या उसको वापस नहीं निकालते, जिसकी वजह से आपके बाइक में मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। आप अपने गियर्स को लगाना प्रॉपर तरीके के साथ सीख जाएँ तो आपके मसले मसाइल बहुत कम हो सकते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि आपके मसले ख़त्म भी हो सकते हैं। अगली चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, वो किसी भी बाइक हो, इंजन हो, गाड़ी हो, पीसी हो। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, चूँकि बाइक की बात करते हैं, तो जब आपकी बाइक है, आपको अगर ये अंदाज़ा नहीं ठहरता कि मेरे बाइक की ट्यूनिंग कब करवानी है, तो इसका मतलब आप एक अच्छे राइडर नहीं हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बाइक की ट्यूनिंग में इस दफ़ा कौन से काम करवाने चाहिए। ट्यूनिंग से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मैंने जो आपको ट्यूनिंग का उसमें मेथड बताया हुआ है, कौन सी चीज़ों को आपको सेट करवानी चाहिए, कौन सी नहीं करवानी चाहिए, कब किस चीज़ को सेट करवानी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ, मुख्तसर करके और जामे फ़ायदे वाली बातें बताने लगा हूँ। देखिए, जब आप अपने बाइक को राइड करते हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ होती है आपके टैपेड थोड़े से जल्दी लूज़ हो जाते हैं। जल्दी से मतलब है कि 500, 600 या 1000 किलोमीटर के दरमियान टैपेड लूज़ हो सकते हैं। और अगली चीज़ मैं बताने लगा हूँ कि जो आपका जो चैन है, उसके जो लेंथ है, उसको एडजस्ट करवाना आपको ये थोड़ा-सा जल्दी 500 या 600 किलोमीटर पे करना पड़ सकता है। ये ट्यूनिंग के पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। फ़िल्टर है जो आपके बाइक के, आप डस्टी एरियाज़ में रहते हैं, तो आपको 800 से 1000 किलोमीटर के दरमियान अपने फ़िल्टर को, आपके पास होंडा प्राइडर है, तो उसके फ़िल्टर को साफ़ करवाना चाहिए। आप अपने फ़िल्टर को किस तरह साफ़ करवा सकते हैं, ये ट्यूनिंग वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको दिखा के बताया हुआ है। आप उस पे काइंडली एक बार जाएँ, आप उसको सीख लेंगे कि बेसिकली होंडा प्राइडर के जो फ़िल्टर को साफ़ किस तरह किया जाता है और उसको वापस लगाते किस तरह है, और उसमें मैंने एक सीक्रेट बताया हुआ है कि इंजन ऑयल उसके ऊपर किस तरह लगाते हैं ताकि वो ज़्यादा डस्ट आपके इंजन की तरफ ना जाए। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि आप अपने बाइक के खुद ही समझ जाएँ कि अभी इस बार आपकी बाइक है ट्यूनिंग में क्या माँग रही है। मैंने हमेशा से कहा है, वंस अगेन इस वीडियो में बताने लगा हूँ आप लोगों को, आप अपने बाइक में ट्यूनिंग के नाम पे कार्बोरेटर को न्यू बाइक में 20,000 किलोमीटर तक बिल्कुल हाथ लगाने ना दें। अगर आपकी बाइक न्यू है तो आप अपने कार्बोरेटर को खोलने की गलती भी मत करें। आप अपने बाइक में सही इंजन ऑयल यूज़ करें, आप अपने बाइक में ठीक पेट्रोल यूज़ करें, अच्छा साफ़ पेट्रोल यूज़ करें। आपके बाइक के कार्बोरेटर को खोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ। दूसरी चीज़ ट्यूनिंग में ये चीज़ आती है कि आपके बाइक में ओवरऑल जैसे कि केबल्स हैं आपके ब्रेक के, क्लच के, इन चीज़ों को एडजस्ट कर, लेदर्स को चेक करवाना चाहिए। जल्दी-जल्दी अपने बाइक में काम ना करवाएँ। आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाए, आप अच्छे मैकेनिक के साथ राब्ता करें तो उसको पता चले कि स्पेसिफ़िक कौन से पार्ट्स में आपकी बाइक के काम ज़रूरत है, आप उस पे ट्यूनिंग करवाएँ। मैंने अक्सर अपने दोस्तों को देखा है, जाने-अनजाने में, पहले मेरे साथ भी यही होता था। हम अपने न्यू बाइक को मिस्त्री या मैकेनिक के हवाले कर देते हैं, वो अपने शागिर्दों से या खुद उसके पूरे के पूरे एक पेट्रोल के साथ उसको धो देता है और उसका कार्बोरेटर खोलता है, उसको फ़ज़ूल में उसके मिक्सचर को सेटिंग को ख़राब कर देता है। फिर बाद में हमें फिर बहुत से मसले मसाइल होते हैं, फिर हर हफ़्ते या हर महीने हमें ट्यूनिंग करवाने की ज़रूरत होती है। आपको किसी भी ट्यूनिंग की महीने में ज़रूरत नहीं है। ट्यूनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपना बाइक किसी भी मैकेनिक के हवाले कर दें, वो जो चाहे आपकी बाइक के साथ करे, नहीं। ट्यूनिंग का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि इस ट्यूनिंग में मेरे बाइक में फ़िल्टर सेट करवानी है, इस ट्यूनिंग में मेरे बाइक में ओवरऑल उसका जो चैन है वो सेटिंग करवानी है। छोटी-छोटी चीज़ें भी आप ट्यूनिंग में करवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को छोड़ दें, वो एक बहुत बड़ा मसला मंबार बन जाए मसलों का, फिर आप जाके अब बताएँ कि यार मेरे बाइक में ट्यूनिंग की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल आपको करना नहीं चाहिए। प्रॉपर तरीके के साथ टाइमली अपने बाइक को खुद देखें, आप नोट करें कि आपके बाइक में कौन-कौन से मसले मसाइल हैं। इंशाल्लाह ट्यूनिंग से रिलेटेड एक बारीकी वाली वीडियो मैं बहुत जल्द अनकरीब शेयर करने लगा हूँ। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा कि ट्यूनिंग के नाम पे कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे रह जाती हैं, उसको ज़रूर करवाना चाहिए, वरना ट्यूनिंग करवाना आपका फ़ायदेमंद नहीं है। तो इंशाल्लाह वो वीडियो आने वाली है। इससे पहले कि आप आगे जाएँ, मैं आपको बताता हूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
इंतहा दर्जे की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। होंडा प्राइडर को रिलेटेड स्पेशली बहुत बेहतरीन, पाकिस्तान में पहली दफ़ा शायद मैंने वीडियोस लाए हैं, 100% ऑथेंटिक और बेहतरीन नेक नियति के साथ आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ। ये आपको बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। आप इस चैनल पे हमेशा मेरे साथ रहें। अगली जो चीज़ है, वो अक्सर लोग इसको कुछ मानते ही नहीं, समझते ही नहीं है। वो है बाइक को स्टार्ट करते हुए डायरेक्ट उसको बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर देना। ये एक बहुत बुरी चीज़ है। जब आप अपने बाइक को टाइम नहीं देते गर्म होने के लिए, उसके इंजन ऑयल को पूरे पार्ट्स तक पहुंचने के लिए या लगने के लिए, तो इससे हमारे बाइक में कितने भी मसले पैदा होते हैं, यहीं से पैदा होने शुरू हो जाते हैं। हम इस चीज़ को बहुत मामूली समझते हैं। अक्सर हम लोगों को दिखाने के लिए भी क्या करते हैं, या ऐसे ही ऐवी बाइक को स्टार्ट करके बैठ जाते हैं और हम समझते हैं कि इसको एक्सीलेटर देने से हम इसकी बाइक का अपना जो साउंड है या चीज़ें हैं वो लोगों को सुना रहे होते हैं। आप थोड़ा सा कभी कर सकते हैं, साउंड सुना सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम उसे 30 सेकंड तो दे दें अपने बाइक को किक लगाने के बाद, ताकि वो थोड़ा सा इंजन ऑयल ठीक तरीके के साथ फंक्शनल हो, वो लुब्रिकेट हो पूरे उसके पार्ट्स। क्योंकि जब हम अपने बाइक को कोल्ड छोड़ देते हैं, यानी स्टैंड कर देते हैं, ठहराते हैं, तो वो पूरे का पूरा इंजन ऑयल साफ ज़्यादा लिक्विड है, तो वो पूरे का पूरा नीचे एक तह पकड़ लेता है, कुछ पार्ट्स पे वो नहीं लग रहा होता। लेकिन जैसे ही हम अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बाइक के पुर्ज़ेजात हरकत करने लगते हैं, तो उससे इंजन में जितने भी इंजन ऑयल है, तो वो पूरे का पूरा लुब्रिकेट होना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसको फट से रेस दे देते हैं, जिससे हमारे बाइक के जितने भी पार्ट्स हैं, उनको रगड़ उसमें इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती है कि जब तक इंजन ऑयल उस वहाँ उन पुर्ज़ेजात तक पहुँचे, पार्ट्स तक पहुँचे, वो बहुत ज़्यादा रगड़ खा चुके होते हैं, जिससे हमारे बाइक में फिर मसले पैदा हो जाते हैं। मैं यही चाहता हूँ और रिकमेंड करता हूँ, बहुत से हमारे सीनियर हमारे बाइकर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी बाइक को कम से कम 30 सेकंड 20 सेकंड दे दें, तो उसके बाद आप उसको स्लो एक्सीलेटर दे सकते हैं, वरना हर बारी पे इससे ज़्यादा एक्सीलेटर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चाहे आप इसको ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं भी, वहाँ पे एज़ अ हॉर्न आप इसको एक्सीलेटर को यूज़ ना करें। इससे आपके बाइक का एक तो फ्यूल एवरेज ख़राब हो जाता है, दूसरे आपके बाइक में ये इंजन वाइज़ मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे फ्यूल एवरेज को ठीक ना होने का। फिर हम समझते हैं कि यार मेरे होंडा प्राइडर में फ्यूल एवरेज बहुत कम आता है, अगले बंदे के क्यों ठीक आ रहा है। सबसे बड़ा मेथड, सबसे अच्छा फ्यूल एवरेज हासिल करने का तरीका आपके टेक्निकल स्किल्स हैं कि आप उनको अपने राइडिंग के दौरान किस तरह फ़ॉलो करते हैं, या उनको आप लिहाज़ करते हैं कि नहीं करते। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, अगर आपके पास राइडिंग स्किल्स हैं, तो अगर आप अपने बाइक को जानते हैं, या अगर आप हमारे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सीरियस लेते हैं, तो आपका फ्यूल एवरेज के साथ-साथ आपके बाइक के पूरे जो लाइफ़ है, वो भी इंशाल्लाह बढ़ने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अल्लाह पाक हाज़िर है, वो अपने साथ मैं अपने बाइक पे अप्लाई कर रहा होता हूँ। तब जितने भी मेरे कारामद चीज़ें होते हैं, मैं आप लोगों को बताने लगता हूँ, और जैसे ही मुझे कोई कारामद मज़ीद कोई चीज़ मिलती है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो की शक्ल में यहाँ पे लाता हूँ। आप ज़रूरी नहीं होंडा प्राइडर से रिलेटेड है, अगर आप वीडियोज़ देख रहे हैं, तो अगर आपके पास CD70 है, CG125 है, CB150 है, कोई भी बाइक है, आप कोई भी मसला अगर आपको है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन आपके मसले का हल और बेहतरीन तरीके के साथ आप लोगों के लिए उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। यहाँ पे अगली जो पॉइंट मैं डिस्कस करने लगा हूँ, वो है हमारे बाइक में आफ्टर मार्केट कुछ पार्ट्स लगाना। जब हम बाइक को चलाते हैं, साल डेढ़ कुछ के बाद हमें कुछ ना कुछ पार्ट्स की ज़रूरत हो सकती है। मिसाल के तौर पर बैक में एक्सल है, कभी-कभी बेयरिंग्स है, कभी-कभी हमारे बाइक में दीगर कोई चीज़ें। अब जब हम इसको कम कीमत की तरफ जाने लगते हैं, या कि पैसे बचाने के चक्करों में लग जाते हैं, जैसे कि चेन स्प्रॉकेट है, 30-40 हज़ार किलोमीटर के बाद मिसाल के तौर पे किसी बाइक को चेंज करनी है, तो वो जब मार्केट में जाता है, तो 4 रुपए कम के चक्कर में अगर वो बेकार चीज़ लगा देती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है आपके बाइक के लिए, आपके सेफ्टी वाइज़ भी। और उससे फिर मसला क्या पैदा हो जाता है, एक तो वो बाइक का वो जो पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट, वो तो जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन वो अपने साथ-साथ किसी और पार्ट को भी अपने साथ बिल्कुल ख़राब कर देता है। इसलिए मैं यहाँ इस वीडियो के थ्रू से आपको बताऊँ कि आपके बाइक में स्पेशली जितने भी पार्ट्स हैं, अगर किसी ने अपने बाइक में रिंग पिस्टन करवानी होती है, या आप उसको क्लच प्लेट चेंज करवाते हैं, क्लच प्लेट्स के साथ-साथ आप उसके प्रेशर प्लेट भी चेंज करवाएँ मिसाल के तौर पे, और इन चीज़ों को आप ओरिजिनल यूज़ करें। अब यहाँ पे थोड़े से खर्चे से बचने के बजाय आप इन चीज़ों को प्रेफ़र करें कि कोई भी पार्ट है आपकी बाइक में जेन्युइन लगे और वो बहुत ज़्यादा अरसे तक कारआमद रहे, ताकि इसकी वजह से आपके बाइक में कोई और पार्ट का नुकसान ना हो। तो जब हम कम पैसों के चक्करों में कोई ख़राब चीज़ ले लेते हैं और वो हमारे बाइक को जब ख़राब कर देता है, तो फिर हम समझते हैं यार मैंने तो ये चीज़ स्पेसिफ़िक चेंज किया था, मेरे बाइक में फ़िलहाल नुक्स भी आया। ये एक पूरे का पूरा बाइक हम जब देखते हैं ना, वो एक नटों के साथ एक-दूसरे के साथ डिफरेंट पार्ट्स जुड़े होते हैं। जब ये डिफरेंट पार्ट्स एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो इसका मतलब इन सब का आपस में एक इफ़ेक्ट भी होता है, और उनके फिर काज़ भी पैदा हो जाते हैं, जिससे हमारे बाइक में फिर मसले पैदा हो जाते हैं। आप कोशिश करें जेन्युइन पार्ट्स लगाएँ, अच्छे पार्ट्स लगाएँ, मयारी पार्ट्स लगाएँ,
آپ کے بائک میں کم سے کم مسئلے مسائل آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بائک میں تقریباً مسئلے مسائل نہیں آئیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے. اگلی چیز جو بتانے لگا ہوں وہ بہت ہی کم دھیان دینے والی چیزیں. اس ویڈیو میں نے اکثر وہ چیزیں بتائیں جن کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں. وہ ہے ہمارے بائک میں ہم زیادہ لوڈ جب اٹھاتے ہیں. ایک بائک ہوتا ہے 2 بندوں کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کوئی 2 3 بوری اٹھانے کے لیے، 3 4 لوگوں کو اٹھانے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بائک ہمیشہ ٹھیک رہے، خوبصورت رہے، اس میں مسئلے مسائل کم ہوں، اس کا جو فریم ہے وہ بالکل ٹھیک کام کرے، آپ کو لانگ روٹ پہ تنگ نہ کرے، آپ کا بائک آپ کے ساتھ دوست بن کے رہے، بے وفائی نہ کرے، تو اس کے لیے آپ کے بھی اپنے بائک کی قدر کرنی ہوگی. مثال کے طور پہ جب آپ اپنے بائک پہ ناقدری کرتے ہیں، بے احتیاطی کرتے ہیں، اس کو بریکرز پہ بریک نہیں لگاتے، ایویں 2 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنے بائک پہ بڑے بڑے بریکرز کو ایسے ہی عبور کر دیتے ہیں، آپ کی بائک کا فریم ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آپ کی بائک میں بہت سے نقص پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کے بائک کے بہت سے پارٹس ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے، یا تو ان کے بیرنگز وغیرہ کے اندر کوئی خلل آ جاتا ہے، یا کہ اس کے شاک لیک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے آپ کے بائک کا اوورآل پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہونڈا پریڈر ایک بیکار بائک ہے، یہ بہت جلدی خراب ہو گئی. اصل میں کوئی بھی بائک ہوتی ہے، میں اندر ہونڈا کا کوئی پروموشن نہیں کرنے والا، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کم قیمت پہ زیادہ سے زیادہ بہترین کمفرٹیبل بائک لے سکیں. پاکستان میں ہمارے پاس دیگر بائکس اتنے اس رینج میں نہیں ہیں، تو اسی لیے جب تک کے لیے ہم ہونڈا پریڈر سے کام چلا رہے ہیں. اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ہونڈا پریڈر لے کے زیادہ سے زیادہ فائدے اور مزے لے سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کس طرح نفع اور نقصان کی پہچان کریں، اور آپ اس طرح اس ایک بائک سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے بائک کے اوورآل فریم کا بہت زیادہ خیال کریں. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے بائکس میں فریم بالکل ٹیڑھے ہوتے ہیں، ایون کہ اتنے ٹیڑھے ہوتے ہیں کہ اس کے بائک میں بالکل وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے، اس کے پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے، ٹاپ اسپیڈ خراب ہو جاتی ہے، اور ان کو بائک چلانے میں کوئی مزہ بھی نہیں آتا. جو بائک کا ہینڈل گرپ ہے وہی اگر ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو تھکا دیتا ہے. آپ 20 سے 30 کلومیٹر اگر ٹریول کریں گے، آپ سمجھتے ہیں یار یہ تو پھر بالکل بیکار بائک ہے. اصل میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آپ نے اوورآل اپنے بائک کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں آپ اپنے بائک کو احتیاط کے ساتھ چلائیں، اپنے بریکرز پہ جمپوں پہ آپ بریک لگائیں، یوز کریں. اور دوسری بات ہے اپنے بائک پہ اوورآل بہت زیادہ لوڈ نہ ڈالیں. 2 لوگوں کے لیے بائک بنی ہو تو 2 لوگ ہی ٹریول کریں اس پہ، تو آپ کی بائک بہت زیادہ دیر تک چلنے والی ہے، اور آپ کی بائک آپ کے ساتھ بے وفائی بالکل بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بائک آپ کے ساتھ بہت زیادہ دیر تک چلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انجن کا جو اوورآل پرفارمنس جو آپ نے شروع سے لی تھی ویسا آپ کے ساتھ بہت دیر تک چلے، تو آپ کو یہاں پہ مختصر کر کے کچھ پوائنٹس بتانے لگا ہوں. آپ ان پہ عمل کریں. 100% میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے بائک آپ کے ساتھ بالکل بہترین چلے گا. نمبر 1 پہ بتا رہا ہوں، آپ اپنی بائک کا انجن آئل یوز کریں. مثال کے طور پہ 800 سے اوپر ہرگز نہ جائیں. بالکل زیادہ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا کہ 850 جائیں. آپ 800 پہ اپنی بائک کا انجن آئل چینج کریں. میں خود 800 کلومیٹر پہ انجن آئل چینج کرتا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا ہم نیکسٹ انجن آئل کا ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ہیں. ویڈیوز تو ہمارے پاس بہت سے انشاءاللہ تیار ہیں. ہمارا شوق ہے، ہمارے پاس ٹاپکس تو بالکل انشاءاللہ ختم ہی نہیں ہوتے ہمارے بائکس کے ریلیٹڈ. تو ہمارے انجن آئل والا ویڈیو اپلوڈ ہونے والا ہے ان قریب انشاءاللہ. آپ کو اس کے لیے چینل آپ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ کو بھی وہ ویڈیو موصول ہو جائے اور آپ اس کو دیکھ لیں. وہ بھی بہت دمدار اور بہترین ویڈیو ہونے والی ہے. کو اس میں بتاؤں گا کہ میں انجن آئل کیسے چینج کرتا ہوں، کتنے کلومیٹر پہ چینج کرتا ہوں، میں کون سے میتھڈ یوز کرتا ہوں. اوورآل انجن آئل جو میں یوز کرتا ہوں 20W50، اس کی وجہ کیا ہے، جب وہ 20W50 انجن آئل نکلتا ہے وہ کس طرح نکلتا ہے. اپنے تمام تر جتنے بھی انجن آئل سے ریلیٹڈ سوالات ہیں وہ سارے کے سارے میں اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں. انشاءاللہ وہ آپ لوگ ویڈیو ضرور دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اپنے بائک میں اچھی کوالٹی کے انجن آئل یوز کریں. آپ 20W40 بھی یوز کر سکتے ہیں، 20W50 بھی یوز کر سکتے ہیں. میں ان دونوں میں سے آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں جو آپ کا دل کرے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں 1 لیٹر آپ کو ہر حال میں انجن آئل یوز کرنا چاہیے، اور آپ اسے 800 کلومیٹر سے زیادہ نہ چلائیں، اور ایک کوالٹی والی اچھی اور اوریجنل انجن آئل یوز کریں. آپ کے بائک کے تمام مسئلے یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں اور یہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے بائک کو انجن آئل کون سا دیتے ہیں اور کتنا دیتے ہیں اور کب اسے چینج کرتے ہیں. اگر آپ ان چیزوں پر دھیان کریں گے، آپ کے بائک میں اوورآل جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اگلی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے آپ کے بائک میں جو گیئرز ہیں اسے پراپر طریقے کے ساتھ ٹائم پہ چینج کرنا. آپ سیکھ لیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ اس ریلیٹڈ یوٹیوب پہ بہت سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. میں نے بھی اس بارے میں بہت ہی انفارمیٹیو پریکٹیکل ویڈیو بنائی، آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے میرے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اگلی چیز میں آپ کو بتاؤں اس ویڈیو میں آپ کے بائک کے اوورآل پرفارمنس کے ریلیٹڈ وہ ہے اپنے بائک کا ٹیوننگ کو سمجھ جائیں کہ کون سے پارٹ کو کب ٹیون کروانا چاہیے. یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کے میکینک کو پتہ ہونا چاہیے. تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹیوننگ پہ جاتے وقت اپنے بائک کے اسپیسیفک پارٹ کے خود نشاندہی کریں، اور ان کو بتائیں کہ اس بار میرے بائک کے اس جگہ پہ کام کرنا ہے. اس سے آپ کے پیسے بھی بچ سکتے ہیں، اور آپ کے بائک پہ آپ کے میکینک کو بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے بائک کا خیال کرنے والا بندہ ہے.
میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کے بائک میں کوئی بھی پارٹس چینج کرنی ہے یا نیو پارٹس کو انسٹال کروانا ہے تو آپ اس میں ایک نمبر اوریجنل اور اچھی معیاری پارٹس لگائیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ اپنے بائک میں اوور آل ایک اچھا اوریجنل اور بہترین کوالٹی والے پارٹس لگاتے ہیں تو اس سے آپ آگے فیوچر میں بھی کافی ٹائم تک اسے چینج کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اس سے کم نقصانات کے خطرے ہوں گے، کیونکہ آپ کی بھی سیفٹی بہت ضروری ہوتی ہے اور آپ کے بائک کی بھی سیفٹی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کے پیسے بہت قیمتی ہے کہ اسے بار بار میکینک کے خرچہ اور آپ کے بائک کے اس پارٹس کو دوبارہ لینے کے خرچے، اس سے بچنے کے لیے ایک بار اچھا اور معیاری کوالٹی والا آپ پارٹس یوز کریں۔ یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ ہونڈا پرائڈر کا کبھی بھی انجن کوئی خراب نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بائک بنتی ہے اوورال ہم ہونڈا کو لیتے ہیں، ہمارے پاکستان میں اگر معیاری کوئی بائک ہم کسے کنسیڈر کر سکتے ہیں، یاما، سوزوکی اور ہونڈا، یہی ہمارے پاس بائکس ہے۔ ان میں ہم ہونڈا کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی بائک کی جیسے کہ ہونڈا 125 بناتا ہے، CD70 بناتا ہے، ہونڈا پرائڈر بناتا ہے، CB150 بناتا ہے یا CG150 بناتا ہے، اس میں اوورال اگر اس کے باڈی وغیرہ میں تھوڑے سے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، کسی بھی بائک میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بتانا کہ اوورال ایک بائک پورا فلاپ ہے، یہ بالکل اس کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ بہت سے لوگ ہونڈا پرائڈر کو اتنا یوز کر رہے ہیں کہ وہ لائف ٹائم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی اور بائک دی جائے ہم اسے کنسیڈر نہیں کریں گے، ہمیں ہونڈا پرائڈر ہی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ اپنے بائک کا اتنے پوائنٹس جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں کہ اس میں آپ انجن آئل ہے، اس کی گیئر شفٹنگ ہے، اس کا پراپر طریقے کے ساتھ ٹیوننگ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے میں نے باتیں بتائی ہیں، اگر آپ ان کا خیال کریں گے تو آپ کی بائک بہت زیادہ عرصے تک اور بہترین طریقے کے ساتھ بغیر آپ کو پارٹس کو چینج کروائے آپ اس کو چلا سکتے ہیں، اور اس کے بھرپور مزہ اور اس کے کمفرٹ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کچھ تکالیف ہے، تکالیف تو نہیں ہے، ایک شوقیہ چیز ہے، بس صرف آپ سے دھیان مانگتے ہیں آپ کی بائک کہ آپ کے بائک میں کون سی چیز کب اس کا خیال کرنا چاہیے، آپ اس کے اوپر ظلم نہ کریں، آپ اس پہ ڈبل ٹرپل سواری نہ کروائیں، ڈبل تو کروا سکتے ہیں، ٹرپل 4 بندے اس پہ نہ چڑھائیں۔ آپ اپنے بائک کا تھوڑا سا خیال کریں، آپ کے بائک آپ کے ساتھ اور آپ کے جیب کا بہت زیادہ خیال کرے گا۔ میں نے اپنی طرف سے بہت زیادہ کوشش کی اس ویڈیو کو بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ، مختصر طریقے کے ساتھ بیان کرنے کی، اور آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو جتنی بھی باتیں ہیں کم ٹائم میں شیئر کرنے کی۔ کبھی کبھی میرے ویڈیوز تھوڑے سے لمبے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کڑی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں، اور ویسے بھی میرا آپ لوگوں کے ساتھ تعلق ہی ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پورا دن بات کروں وہ کم ہے، لیکن آپ لوگوں کا بھی ٹائم قیمتی ہے اور میرے پاس بھی ٹائم کی قلت ہوتی ہے، تو اس لیے اس ویڈیو کو یہاں تک میں ختم کرنے لگا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ویلیو ضرور ڈالے گا۔ میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں ویلیو ڈالوں، آپ کی زندگی میں پریشانیوں کو کم سے کم کر سکوں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کے ریلیٹڈ مجھے اپنے کمنٹ میں رائے ضرور بتائیے گا کہ میں انتظار میں رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کس طرح لگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میرا نام ہے منیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا منیر مائنڈ سیٹ یوٹیوب چینل۔ اللہ پاک آپ لوگوں سے راضی ہو، جن سے آپ راضی ہیں اللہ پاک ان سے راضی ہو۔ اللہ کی مانو، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، سبسکرائب۔